लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल जारी है। प्रथम चरण के मतदान के बाद में प्रचार प्रसार में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस और उसके मैनिफेस्टो पर लगातार हमला बोल रहे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा के बाद में कल अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी पर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के शहजादे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, मकान है, उसकी जांच कराएंगे और जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं उसके मुताबिक वह लोगों के घरों और एफडी के साथ गाड़ियों पर भी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से कहा है कि सोने पर भी कांग्रेस की नजर है और महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीनने के फिराक में है कांग्रेस पार्टी। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर जहां एक तरफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है तो वहीं एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी बिहार के किशनगंज पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर बरस पड़े। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं है? अमित शाह की 6 बहनें नहीं है? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है, मगर ये पुरानी आदत, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने हमला बोला और कहा कि अगर मोदी तानाशाह होते तो क्या ओवैसी भारत के खिलाफ बोल पाते? मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे तो मैं समझ लूं को अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते। और अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी स्पष्ट करें कि उनके मैनिफेस्टो में सर्वे की बात है या फिर नहीं। वहीं खड़गे ने प्रधानमंत्री पर लोगों को बरगलाने का आरोप भी लगाया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। ये तो डिवाइड करने की उनकी हमेशा से चाल है। कैसा कौन किसके पास हिम्मत है? अरे यहाँ तो देश को आप कैसा आगे लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वो छोड़कर आप
हिंदू मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ये सारी चीजें हर जगह आप जो कर रहे हैं ये वोटों के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। रामायण को दूरदर्शन पर आए 3 दशक से ज्यादा हो चुका है वक्त, लेकिन रामायण के राम अरुण गोविल का क्रेज अभी भी बरकरार है, जिसकी तस्वीर चुनावी रोड शो में देखी गई, जब रामायण के राम के समर्थन में सीता और लक्ष्मण चुनावी रथ पर सवार हो गए और इसी दौरान कई लोग उनके पैर छूना चाह रहे थे तो कुछ लोग सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस चुनावी रोड शो से जो मैसेज गया है वो विपक्ष के लिए चुनौती से कम नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामायण के राम अरुण गोविल मेरठ से चुनावी मैदान में हैं। वो जहां जाते हैं लोग उनसे लपक कर मिलना चाहते हैं, कुछ उनके पैर छूना चाहते हैं, कुछ महिलाएं और युवा सेल्फी लेना चाहती हैं। रामायण को दूरदर्शन पे आए 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अरुण गोविल का क्रेज बरकरार है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें मेरठ से तब आईं जब उनके समर्थन में रामायण के कुछ और किरदार प्रचार करने पहुंचे। मेरठ में जन्मे अरुण गोविल आज भी घर घर में राम के रूप में ही याद किए जाते हैं, लेकिन उनका सियासी पदार्पण हुआ तो बात सियासत की होने लगी और रामायण में सीता का किरदार करने वाली दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी अरुण गोविल के लिए वोट मांगते नजर आए। बहुमती से जिताने के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत सालों से पूरी हुई है, इसके लिए मैं बीजेपी को, मोदी जी को, अमित जी को धन्यवाद देना। दरअसल बीजेपी की विचारधारा राम और रामायण का अनुसरण करती है और यही वजह है कि रामायण के किरदार सियासी मैदान में बीजेपी के लिए मुफीद साबित हो रहे हैं। 1991 में इन किरदारों के सियासत में उतरने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अरुण गोविल पर आकर ठहरा है। जनता को क्या संदेश देंगे? इस वक्त तो मैं जनता का संदेश ले रहा हूँ। मैं उनको खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बार चुनाव में वोट हर किसी को डालना चाहिए। वोट हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, जो हमारे देश की दिशा निर्धारित करता है, तो इसलिए उनको वोट जरूर डालना चाहिए। तो दूसरी तरफ मेरठ में अरुण गोविल के क्रेज ने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जब अरुण गोविल का नाम प्रत्याशी के रूप में घोषित हुआ तो विपक्षियों के सामने एक संकट जरूर आया कि वो गोविल के खिलाफ किसको मैदान में उतारे। इस कंफ्यूजन में समाजवादी पार्टी ने तो 2 बार प्रत्याशी भी बदल दिए और अब जब अरुण गोविल के समर्थन में सीता और लक्ष्मण ने चुनावी रैली की तो कहीं जश्न कहीं मातम का सन्नाटा पसर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के माफीनामे को नहीं माना है। विज्ञापन का साइज बड़ा करना होगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। माफीनामे को हाईलाइट करने के निर्देश दिए गए हैं और 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। बाबा रामदेव बालकृष्ण को भी पेश होना होगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी देखिए, आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और पतंजलि के जो फिलहाल हेड हैं आचार्य बालकृष्ण, वो पेश हुए। लेकिन जिस तरह उन्होंने विज्ञापन फिलहाल तमाम समाचार पत्रों में दिया, यानी कि टोटल 67 समाचार पत्रों में उन्होंने विज्ञापन जारी कर माफी मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सीधे तौर पर सवाल किया कि क्या आपका जो न्यूज़पेपर में आपके प्रोडक्ट का विज्ञापन आता है, उस विज्ञापन के साइज का आपका ये माफीनामा है? इस पर फिलहाल उनके वकील कोई जवाब नहीं दे पाए। उनकी तरफ से कोर्ट में कहा गया कि जिस तरह का विज्ञापन उन्होंने दिया है और बड़े विज्ञापन का कॉस्ट ज्यादा आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपका अपना निर्णय है, लेकिन हम इस विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेंगे। आप बड़े साइज का विज्ञापन माफीनामा के तौर पर फिर से पेपरों में पब्लिश करें और हाईलाइट करें कि आपने जो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने गलत तरीके से किया था। बहरहाल कोर्ट ने आज एक बार फिर से रामदेव को कहा है कि वो अगली
सुनवाई यानी कि 30 अप्रैल को दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा और उसके बाद जिस तरह विज्ञापन छापने की बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो करना होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर एलोपैथ के डॉक्टरों को भी लेकर खरी खोटी खुद सुनाई। क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मामले में आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि तमाम जो एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं इस मामले में ये भी देखना है कि वो महंगी महंगी जो दवाएं रिकमेंड करते हैं उसके पीछे की वजह क्या है। आईएमए कभी इस दिशा में काम क्यों नहीं करता है? क्या उपभोक्ता या मरीज को ये जानने का अधिकार नहीं है कि डॉक्टरों के द्वारा जो महंगी दवाई लिखी जाती है वो उसको खरीद पाते हैं या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट अब कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ गया है और तमाम तो सुशील कह सकते हैं कि बालकृष्ण और बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब दोनों को कोर्ट में पेश भी होना होगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।